हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सभी बढ़िया होंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी 2025 की आने वाली वैकेंसीज़ के लिए आप तत्पर पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, मैं भी आपकी इस तैयारी को चार चांद लगाने के लिए आ चुका हूं। मैं अब आपको डेली एक से एक वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा हिंदी के, वो भी 10-12 मिनट की वीडियो, जिससे आप देखेंगे कि आपके हिंदी में एक बढ़िया स्कोर आप डेवलप कर पाएंगे। यानी इस वीडियो में मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एक वीडियो डेली लाता रहूँगा। इसके माध्यम से मैं आपका हिंदी का कोर्स 2 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, और यहाँ से आपको हिंदी का छपा हुआ मिलेगा कोर्स। ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। मैं अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 में सिलेक्टेड हूँ, और मैंने इसी पीडीएफ से पढ़ाई की थी, जो मैं पीडीएफ आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। यह पीडीएफ एक तरीके से समझ लीजिए कि पैनीसिया यानी रामबाण आपके लिए साबित होगी। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली एक क्लास हिंदी की मिलती रहेगी, और डे बाय डे मैं आपको 10-12 मिनट की क्लास में एक महत्वपूर्ण पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ, प्लस इसको अच्छे से अगर आपने पहली बार पढ़ा होगा कहीं से तो रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही बिंदास क्लास होने वाली, बेहतरीन क्लास होने वाली साथियों। इस तरह की क्लास आपने शायद ही यूट्यूब पर देखी होंगी, क्योंकि 10-12 मिनट में मैं आपको पूरा निचोड़ दे दूँगा, और पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। जैसे मैंने यहाँ से संज्ञा से शुरुआत की, तो अब हम लोग पहले ग्रामर का पार्ट शुरू करेंगे। ग्रामर का पार्ट ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे रस छंद अलंकार के बारे में, यानी गद्य का पार्ट ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे साहित्य पे, और साहित्य के बाद फिर हम लोग चलेंगे मुहावरे लोकोक्ति, क्योंकि वो लोग तो आप भी कर सकते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, रटने की ज़रूरत होती। लेकिन जो संज्ञा है, ग्रामर है, और क्या नाम, रस छंद अलंकार, ये गद्य के जो पार्ट हैं, और साहित्य का पार्ट है, और ग्रामर का पार्ट है हिंदी में, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए भी। उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 में जो वैकेंसी आ रही है 26,000 के करीब, यानी 19,220 पद हैं उसके लिए। और ये क्लास यूपीएसआई के लिए इक्वली इक्विवेलेंट होने वाली आने वाले एग्जाम्स के लिए। और आप लेखपाल की भी ले सकते हैं, मतलब जितने भी यूपी के एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो ज़्यादा देर ना करते हो, शुरू करते हैं क्लास को। और आज ये हमारी पहली क्लास है संज्ञा की। संज्ञा से मैं स्टार्ट करूँगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, इस तरीके से मैं आपको ग्रामर पढ़ाता चलूँगा। लगभग 2 महीने के कोर्स में मैं आपको पूरी हिंदी कवर करवा दूंगा, और आप देखेंगे हिंदी के आपके क्वेश्चंस जो नहीं बन रहे वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जिन्होंने पहले पढ़ा है उनके लिए तो भी रिवीजन क्लास होने वाली है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इससे बेहतरीन आपके लिए क्लास नहीं होने वाली है पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि ये 10-12 मिनट की क्लास आपको आपका समय बचाएगी, और अपना समय अदर सब्जेक्ट में लगाइए, जैसे मैथ, रीजनिंग और जीएस में, तो आपको वहाँ से अच्छा स्कोर मिल जाएगा। तो हिंदी में आपको टेंशन नहीं लेनी, डेली मैं एक एक करके वीडियो डालता रहूँगा, और आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपको देता रहूँगा हिंदी में, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, सबसे पहले पूछी जाएगी परिभाषा। परिभाषा पूछी नहीं जाती, लेकिन इस परिभाषा को याद रखने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य लिखा हो तो उसमें पूछेगा कि संज्ञा ढूंढ के बताओ, या आपको पता होना चाहिए किस तरह की संज्ञा है, पूछता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि भाव आदि नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, किसी भाव का नाम हो गया, यानी भाव जानते हो खुशी, स्थान का नाम क्या है प्रयागराज, वस्तु बाल्टी हो सकती है, और व्यक्ति रमेश होता है, यानी किसी भी व्यक्ति जिसका नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। संज्ञा के मूल 2 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं संज्ञा? 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरी भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का मूल रूप है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, लेकिन मूल रूप आपसे पूछ सकता है कि संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें यथार्थवाचक यानी दृश्य रूप, दृश्य रूप, और इसके 4 भेद भी आ जाते हैं। दृश्य रूप यानी जिनको हम देख सकते हैं, यथार्थ मतलब जो हमारे सामने हो, जो हमारे सामने उसे हम यथार्थवादी कहते हैं, यानी यथार्थ है, सामने है, दृश्य है, देख सकते हैं। भाववाचक क्या? अदृश्य, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी आप महसूस कर सकते हो या देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। खुशी महसूस कर सकते हो, जलन महसूस कर सकते हो। इस तरीके जो भाव उत्पन्न होते हैं, घृणा, दोष आदि जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञा में आती है, यानी अदृश्य संज्ञा रूप है। तो मूल रूप से 2 प्रकार, यथार्थवादी और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अदृश्य, यथार्थवादी संज्ञा दृश्य रूप में। दृश्य रूप की जो संज्ञा होती है, तो इसमें कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा हम, जैसे घी, नून, तेल आदि, इस तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में आते हैं समुदाय, समुदाय का बोध होता है, यानी 5 चाबी, इस तरीके जो समूह बनता है वो समुदायवाचक संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 वेद माने जाते थे। जो हमारी पहले की हिंदी थी, प्राचीन हिंदी, उसमें संज्ञा के 5 वेद माने जाते हैं। लेकिन जो
अब जो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते, तो पहले पे 5 भेद बताइए कौन कौन से। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक यानी द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे घी, तेल आदि, ये पदार्थवाचक द्रव्य है, जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, दूध, दही, इस तरीके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। और लास्ट में आता है समूहवाचक संज्ञा। लेकिन अब क्या है, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हो गए हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और जातवाचक के अंदर ही पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा को मर्ज कर दिया गया है। ये बात याद रखनी है। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 भेद, जबकि प्राचीन हिंदी के अनुसार साथियों 5 भेद होते हैं संज्ञा के। तो इसमें आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 भेद कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक। जातिवाचक के अंदर ही द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा को रख लिया गया है। अब बताते हैं इसकी पहचान करनी कैसे है। यानी मान लीजिए कोई शब्द आ गया है, कोई वाक्य आ गया, तो उसमें पूछेगा भाववाचक संज्ञा बताओ इस वाक्य में, तो उसकी पहचान कैसे करनी है, जातिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करनी है, या भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे करनी है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको संज्ञा की पहचान करनी है, ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो जैसे ये हमेशा हमें दिखती है, जो व्यक्ति होगा भाई दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। सदैव एक वचन होता है, भाई राम किसी का नाम है यानी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति वो सदैव एक वचन ही होगा, जैसे राम, श्याम, मोनू, सोनू, इस तरीके जो शब्द होते हैं वो सदैव एक वचन है, यानी जो व्यक्ति दृश्य है सदैव एक वचन में आएगा। दुनिया में विशेष और अकेली, मान लीजिए आप हैं, आपका नाम कुछ होगा, यानी मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो रमेश एक ही तो व्यक्ति है, रमेश नाम के अलग व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप विशेष हो ना, आपके जैसा कोई तो दूसरा रमेश होगा नहीं। तो दुनिया में विशेष यानी अकेली वस्तु होती है, जैसे प्रयागराज भी अकेले ही है, मेरठ, रमेश, ताजमहल, माउंट एवरेस्ट, इस मान लीजिए कि सदैव एक वचन, और दुनिया में उसकी जैसी कोई दूसरी वस्तु ना हो और वो चीज़ दिखती हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी इस तरीके से पहचान की जाती है। कैसे पहचान की जाती है? आपको चीज़ दिखाई दे रही हो, वो दुनिया में उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ ना हो, और सदैव एक वचन में होती है, तो कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में दृश्य होती है, इसका हम बहुवचन बना सकते हैं, या जिसके जैसे और हो, जैसे कुत्ता। कुत्ता में आप भेद कर सकते हो क्या? कुत्ता जो है या लड़का है, लड़के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन रमेश एक ही है ना। पहला अंतर समझना है। मान लीजिए रमेश की बात हो रही, तो रमेश एक ही है, पर्टिकुलर एक ही आदमी है। लेकिन लड़का तो बहुत सारे हो सकते हैं, कुत्ते भी बहुत सारे हो सकते हैं, लड़की भी बहुत सारी हो सकती है, पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट एक ही है। तो यह बात आपको डिफरेंस समझ में आया कि जातिवाचक संज्ञा में जहाँ पे इसके बहुवचन बना दें, दृश्य और बहुवचन बन सकता हो जातिवाचक संज्ञा, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा सिर्फ अकेली होगी, दृश्य होगी, और विशेषकर अकेली होगी, जिसका कोई हम बहुवचन नहीं बना सकते। बात समझ में आई? अब ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। अब हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा जो है दृश्य, दिखती नहीं है, सदैव एक वचन रहती, जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके। यानी जैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाव उत्पन्न होता है, सदैव एक वचन होती है। जो संज्ञा हमें दिखाई नहीं पड़ती, जैसे घृणा है, दोष है, ये आदि भाव हैं, एक वचन में है, एक वचन में है, भाव है एक वचन में, इनको महसूस करते हैं। क्या इनको भाव को प्लेट में परोस दोगे क्या? आप आलू को तो प्लेट में परोस सकते हो, लेकिन आप भाव को क्या प्लेट में परोस सकते हो? नहीं, नहीं परोस सकते। तो इस तरीके से आपको भाववाचक संज्ञा याद रखनी है। जैसे मोहब्बत, मोहब्बतें, नफरत, बुराई, जातिवाचक संज्ञा होंगी क्योंकि बहुवचन में होंगी। देखो, जो आपको बहुवचन दिख जाए, यानी जिस संज्ञा का बहुवचन बन जाए तो जातिवाचक संज्ञा, जिसका एक वचन सदैव रहे और दृश्य हो, जो दिखती हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो दिखती नहीं एक वचन है वो भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई? इतनी चीजें आपको याद रखनी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान का नाम का बताती है, यानी जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी व्यक्ति का स्थान बता रही है, उसका नाम बता रही है, उसे हम व्यक्तिवाचक। जैसे ताजमहल तो एक ही है, यमुना भी एक ही, गंगा एक है, दिल्ली का लाल किला भी एक ही है इस दुनिया में, ठीक है। तो दिल्ली का लाल किला एक ही है। तो यानी एक किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही हो, या विशेष वस्तु की बात हो रही है, या विशेष स्थान की बात हो रही है, वहाँ पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। सदैव एक वचन, दृश्य, और एक पर्टिकुलर दुनिया में अकेली चीज़ हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर दुनिया में उसके जैसे और हो, जैसे कुत्ता, लड़का, बिल्ली, लड़की आदि, इस तरीके से, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। यानी दुनिया में, और जैसे मान लीजिए जाति है, जाति तो बहुत सारी जाति होती ना, तो इस तरीके से जो एक सिर्फ अकेली हो इस पृथ्वी पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके जैसे और भी हो वो भाववाचक संज्ञा में आती है। यानी समझ गए होंगे अब बात। अब जैसे हैदराबाद, हैदराबाद तो एक ही है ना, तो हमारी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। गौतम बुद्ध नगर भी एक ही है,
पवन उत्तर प्रदेश, माउंट एवरेस्ट इसरो अमेरिका, बुध इंटरनेशनल सर्किट सचिन, रमेश जनवरी, चैत्र पृथ्वी चंद्रमा। ये आदि कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी दुनिया में सिर्फ एक अकेली चीज का बोध करा रही है, सदैव एक वचन है। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा की हम लोग बात करेंगे तो जातवाचक संज्ञा आप देखिएगा कि दृश्य, आपको दृश्य दिख रही हैं, दिखती, ये संज्ञाएं दिखती हैं, बहुवचन होती हैं, जिसके जैसे और हो। मैंने क्या बताया, जिसके जैसे और हो तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। ये संज्ञा किसी की जात या जाति का बोध कराती है, आपकी जाति का बोध कराती है। लड़का, लड़का एक जाति है, लड़की भी एक जाति है, कुत्ता एक जात है, बिल्ली एक जात है, यानी जाति का बोध कराती है। उदाहरण नदी, अब नदी में बहुत सारी नदियां आ गई, गंगा यमुना सरस्वती, इस तरीके से नदियां आ गई। लेकिन अगर सरस्वती की बात करें तो दुनिया में एक ही, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि नदी की बात करें तो और सारी नदियां, बहुत सारी नदियां, माही है, तुंगभद्रा, इस तरीके से जो बहुत सारी नदियां, तो जातिवाचक संज्ञा। जानवर, जानवर में तो बहुत सारे आते हैं, इंसान भी जानवर में आ जाता है, मनुष्य भी जानवर में ही आता है। ठीक है, अध्यापक भी बहुत सारे होते हैं। अगर यहाँ पर कहते हैं रमेश अध्यापक, अगर यहाँ पर रमेश की बात होती तो वो जाति, तो व्यक्तिवाचक हो जाता है, यानी एक जाति, एक समूह का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आम, चावल, आम के सो बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, सेब, लेखक, लैपटॉप, मोबाइल, डायरी, पेन, लड़का, काली गाय, काली गाय, बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये किसी जाति या जाति का बोध कराती है, ये सदैव बहुवचन होती है, दृश्य होती है, जिसके जैसे और हो, ये बात याद रखनी। तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना, आप आराम से जातिवाचक संज्ञा पहचान पाएंगे। प्रकृति आपदा जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि। ये आपका एक नोट करके पॉइंट आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि प्रकृति आपदा जो है वो आपको जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। आप इस जो मैंने आपको आज क्लास करवाई है, आगे हम जातिवाचक संज्ञा के बाद भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे, और भी संज्ञा की 2 क्लासों और आएंगी 5-10 मिनट की, उसमें मैं आपको संज्ञा कंप्लीट करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। संज्ञा के बारे में आज हमने पहले दिन बात करी, सबसे अच्छा रहा कि संज्ञा को आज समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा देखें और कमेंट कर दिया करें कि ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो मैं आगे और थोड़ा इंप्रूव करके आपको पार्ट समझाता रहूँगा। तो थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की जानकारी देखने के लिए, इसी तरीके की क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टारगेट विद द किल, इंस्टेड अपडेट टारगेट विद द किल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सभी बढ़िया होंगे और अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी, जो अपकमिंग वैकेंसीज है 2025 की, उसको अच्छे से तैयारी उसकी कर रहे होंगे। साथियों, आपकी तैयारी को मैं और 4 चांद लगाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यानी एक सीरीज मैं चला रहा हूँ। आज कल पार्ट 1 मैंने करवाया था, आज पार्ट 2 संज्ञा का है। 3 क्लासों में संज्ञा खत्म होंगी। 10-12 मिनट की वीडियो में आपको संपूर्ण रिवीजन के साथ पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप नए हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप पुराने अगर कहीं से भी पढ़ा हुआ आपने, लेकिन फिर भी आप इसको एक रिवीजन के तौर पर देखिएगा, क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। 10-12 मिनट की क्लास में संज्ञा के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में 30 मिनट में संज्ञा पूरी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन संज्ञा में गलत नहीं होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों के साथ पहुँचे और वो अच्छे से कर पाएँ, इसे सिलेक्ट कर पाएँ और अपने तैयारी को एक अच्छी मुकाम दे सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आज संज्ञा के पार्ट 2 में क्या क्या। कल हम लोगों ने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की बात करी, लेकिन आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द भाववाचक संज्ञा एंड द्रव्यवाचक संज्ञा एंड समूहवाचक संज्ञा। तो आज 3 चीज़ों के बारे में बात होगी। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अदृश्य होती, सदैव एक वचन होती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो नोट पॉइंट ये बने हैं बॉक्स में, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखने हैं। जो नोट पॉइंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। इसमें क्या, ये अदृश्य यानी भाव कभी दिखता नहीं है, ना ये भाव को प्लेट में परोस के दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए खुशी है, खुशी तो आपको अंदर से होगी ना। कोई खुशी आप देख सकते हो कि आपको कितनी खुशी है, या दुख कितना है, या उदासी कितनी, क्या आप देख सकते हो। लेकिन अंदर से खुशी, उदासी, दुख, प्रेम, प्यास, भूख, परिश्रम, ईमानदारी, बेईमानी, बुराई, यौवन, बुढ़ापा, इस तरीके से। यानी आप इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा की बात करते हैं तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा जो है, वह संज्ञा जो भाव, गुण और दोष और अवस्था को दर्शाती, यानी भाव को दर्शाए, गुण को दर्शाए, दोष, अवस्था को दर्शाती, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिसे हम प्लेट में ना परोस सकें। ये चीज़ आपको एक पॉइंट रखना है, याद रखना है। यह अदृश्य होती है, एक वचन होती है, जिसे प्लेट में नहीं रख सकते। यानी भाववाचक संज्ञा को प्लेट में नहीं परोसे, यानी जो अंदर से भाव क्रिएट होते हैं, जो हमारे आंतरिक भाव होते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अदृश्य होती, सदैव एक वचन होती है, दिखाई नहीं देती, बल्कि इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा होती हैं। कुछ भाववाचक संज्ञा देखिए, जैसे सजावट को आप क्या प्लेट में परोस सकते हैं? बनावट, वीरता, गुस्सा, क्रोध, साहस, गरीबी,
जवानी, दूरी, पढ़ाई, मोहब्बत, मिठास, ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं और ये एक वचन है और सदैव ये अदृश्य रहते हैं। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है यानी जो द्रव्य यानी लिक्विड, और द्रव्य मतलब होता है मैटर, वे संज्ञा जो द्रव्य का बोध कराती हैं, किसी पदार्थ का बोध कराती हैं, किसी धातु का बोध कराती हैं, किसी जिनकी गिनती ना हो सके। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आती है, जैसे दूध हो गया, दूध की क्या गिनती कर सकते हैं, पानी हो गया, पानी का गिनती कर सकते हैं, तो जिनकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आइए परिभाषा देखते हैं एक बार। वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती हैं, किसका, द्रव्य का बोध कराती हैं, यथार्थ जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई, खनिज धातु हो गए, या जो खाने पीने की चीज़ें हो गई, खनिज हो गए, धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी, तेल, दूध, पानी, घी आदि, इन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। यानी जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं, गेहूँ, चावल, चना, ये सारे, इनको भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा में गिनती करते हैं, क्योंकि इनकी गिनती नहीं की जा सकती। ठीक है। अगर आप चावल लोगे तो 1 किलो ही चावल बोलोगे, तो उसको क्या एक चावल बोलोगे, वो नहीं बोल सकते ना, तो भी वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आता है। ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की आपने परिभाषा भी सीख ली, इसके उदाहरण भी सीख लिए, और किस तरीके से इसकी पहचान होती है आपको भी पता लग गया होगा। यानी जिसकी गिनती ना हो सके वे संज्ञा जो द्रव्य का बोध कराती हैं, यानी किसी द्रव्य का बोध करा जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो सारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। आगे आते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी व्यक्ति वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जो एक समूह का बोध कराएं, अर्थात जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, क्या, जिनकी हम लोग गिनती कर सकते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। भाई समूह का गिनती तो कर सकते हैं, जो एक और समूह का बोध कराएं, किसी समूह का बोध कराएं अर्थात जिनकी गिनती कर सकें, उनको समूहवाचक संज्ञा साथियों कहते हैं। तो व्यक्तियों के समूह को, जैसे भीड़, इसकी भी तो भीड़ एक समूह हो गया, संगठन भी समूह हो गया, गिरोह समूह हो गया, परिवार समूह हो गया, दल समूह हो गया, कक्षा समूह हो गया, पुलिस, आर्मी, सेना आदि समूह का बोध कराती हैं। अर्थात जो समूह का बोध कराए, किसी संगठन का बोध कराए, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं के समूह को, जैसे गुच्छा, पुंज, इस तरीके जो समूह होते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। अर्थात जो जिसकी गिनती करी जा सके, जो समूह का बोध कराए, चाहे वो व्यक्तियों का समूह हो, चाहे वो वस्तुओं का समूह हो, जो समूह का बोध कराए, गिनती की जा सके, और इस तरह की संज्ञाओं को, चीज़ों को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये हमारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। आपने व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा को देख लिया, किस तरीके से पहचान होती है, ये चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ ली होंगी और आपको भी समझ में भी आ गई होंगी। अब बात आती है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो साथियों, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, ये संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। सबसे पहले विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, अवयव से। ठीक है। 5 प्रकार से ये क्वेश्चन आता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो साथियों, आपको आंसर करना है कि 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा को हम लोग बनाते हैं। तो आइए देखते हैं विशेषण से किस तरीके से निर्माण किया जाता है। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या लगाते हैं, इसमें प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है। जैसे कुटिल हो गया, कुटिल को विशेषण से भाववाचक संज्ञा कुटिलता, कुटिल हो गया विशेषण, और भाववाचक संज्ञा क्या है, कुटिलता। सरल से सरलता, युवा का यौवन, ऊंचा का ऊंचाई, लंबा का लंबाई, इसमें आई प्रत्यय लगा दिया, इसमें ता प्रत्यय लगा दिया, यानी इसमें प्रत्यय लगा के हम इसका निर्माण करते हैं, कि इसमें विशेषण में प्रत्यय लगा के निर्माण करते हैं भाववाचक संज्ञा का। कुटिल से कुटिलता, सरल से सरलता, युवा का यौवन, ऊंचा का ऊंचाई। अच्छा देखिए, ऊंचा तो हम पता कर सकते हैं ना, कितना ऊंचा है व्यक्ति, कितना, तो ऊंचाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक, एक अवस्था का बोध हो रहा, गुण, दोष, अवस्था आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो गुण बताए, दोष बताए, अवस्था बताए, बुढ़ापा भी अवस्था है, यौवन अवस्था है, ये अवस्था की बात हो रही, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाए। बूढ़ा से बुढ़ापा बन जाएगा, वीर से वीरता बन जाएगी। वीरता क्या, आप लोग को सिर्फ वीरता भी भाववाचक संज्ञा, अमीरी, गरीबी, बड़प्पन, इस तरीके से हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। भला से भलाई बना सकते हैं, डरावना से डर बना सकते हैं। डरावनी कोई वस्तु होती है, लेकिन डर तो अंदर बैठता ना, तो डर को महसूस करते हैं, इसीलिए डर भाववाचक संज्ञा। डरावना, जबकि डरावना तो व्यक्ति हो जाता है, यानी इस हम भाववाचक संज्ञा का पहचान कर सकते हैं, उससे बना सकते हैं। शांत आदि व्यक्ति हो सकता है, शांति,
शांत का शांति, शांति अंदर मनोवृत्ति जो होती है उससे शांति बोलते हैं। जो अंदर की मनोवृत्ति जो अंदर हम लोग महसूस करते हैं उसे शांति कहते हैं। जबकि शांत व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। रोगी व्यक्ति होता है, रोग आंतरिक चीज़ है। तो इस तरीके से ठंडा से ठंडक, भूखा से भूख, पीला से पीलापन, विद्वान से विद्वता और स्वस्थ से स्वास्थ्य। इस तरीके से हम लोग विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। आज हम लोगों ने देखा कि समूहवाचक संज्ञा की द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करी, तथा विशेष भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से निर्माण होता है, तो 5 प्रकार से निर्माण होता है। विशेषण से आज हम लोगों ने देख लिया कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस तरीके से निर्माण किया जाता है, यानी प्रत्यय वगैरह लगा के हम लोग इसका निर्माण करते हैं। अब हम कल देखेंगे क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से और सर्वनाम से, अवयव से कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें और भी बच्चों को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसी तरीके की जानकारी प्राप्त करें और अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से लगा पाएँ। क्योंकि अगर आप हिंदी को ज़्यादा टाइम दोगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हिंदी अगर आप अच्छे से कर लोगे, हालांकि आपने एक बार पढ़ी होगी तब भी रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। नए बच्चे हैं तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इसके बाद आप किसी को बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हिंदी में आपके सवाल नहीं छूटेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड, टारगेट विद अखिल। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अखिल में। साथियों, यूपी पुलिस 2025 की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के लिए टारगेटेड क्लास चलाई जा रही हैं, वो भी 10-12 मिनट में हिंदी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं। हमारी संज्ञा की 2 क्लासें हो चुकी हैं, अगर आपने पहले नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखें, बहुत ही अच्छी क्लासें हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आप नए बच्चे हैं तो भी क्लासें नंबर 1 की आपके लिए होने वाली हैं, और अगर आप रिवीजन के तौर पर देखना चाहते हैं तब भी आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली। सारे कॉन्सेप्ट डिक्टो आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आप किसी भी सब्जेक्ट को चाहे आप बनाएंगे तो उसको अपने आराम से बना पाएंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है, कल हम लोगों ने देखा विशेषण संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जातिवाचक संज्ञा से संज्ञा के भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे इंसान से इंसानियत, यानी आपको एक बार ये देख लेने हैं, क्योंकि अगर फिर आपको वहाँ जब एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इंसान है जातिवाचक संज्ञा, जबकि इंसान जातिवाचक संज्ञा कैसे, जातिवाचक संज्ञा की पहचान मैंने क्या बताई थी कि जो एक से अधिक का बोध कराते हो, उनके जैसे एक और भी हो, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, इस तरीके के इंसान भी बहुत सारे होते हैं। पुरुष का पुरुषत्व, स्त्री का स्त्रीत्व, स्त्री तत्व, माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, तो और लगा के इसमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। बच्चा का बचपन, तपस्वी का तप या तपस्या, आदमी का आदमियत, घर का घरेलू, डाकू का डकैती, ठग का ठगी, दोस्त का दोस्ती, शिशु का शैशव, चिकित्सक का चिकित्सा। चिकित्सक भाई बहुत सारे चिकित्सक हो सकते हैं, डेंटल वाला अलग होता है, ENT वाला अलग होता है और हृदय वाला अलग होता है, तो बहुत सारे चिकित्सक होते हैं। चिकित्सा एक क्षेत्र हो गया, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा एक वचन और सदैव एक वचन होती है भाववाचक संज्ञा। चिकित्सा को हम लोग परोस नहीं सकते, ठीक है। नेता का नेतृत्व, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य, इस तरीके से हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए, आपको याद रहेंगे, ठीक है। दोस्त का दोस्ती होता है, दोस्ती आप थाली में नहीं परोस सकते, दोस्ती सदैव एक वचन होती, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जबकि दोस्त तो बहुत सारे हो सकते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, आइए इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्रिया आज ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद संज्ञा का पूरा संपूर्ण अंत हो जाएगा। संज्ञा को मैंने 30 मिनट में पूरा संपूर्ण कवर करा दिया है। तीनों वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी, आप देख लीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरीके से होता है देखते हैं। क्रिया क्या होती है, क्रिया जो कार्य के होने का बोध कराए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होती है, जो कार्य के होने का बोध करा दे उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। जो कार्य के होने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जाना है, जाना किस तरीके से क्रिया बना है, तो ना है इसमें प्रत्यय लगा, जबकि जा है इसमें मूल धातु, यानी मूल धातु में प्रत्यय लगाकर जो निर्माण होता है उस क्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। दूसरी बात देखते हैं कि अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरीके से होता है, ये आप देख लीजिए और उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। उड़ना की क्रिया हो गई, जबकि उड़ान क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उड़ान को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। उभरना उभार, गड़गड़ाना गड़गड़ाहट, हंसना हंसी, दौड़ना दौड़, जिसमें ना ये सब क्रिया है, इसमें क्या है, ना प्रत्यय हटा दीजिए, भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। समझ में आएगी बात कि नहीं। फैलना का फैलाव, जगना का जागरण, चमकना का चमक, गाना का गान, मिलना का मिलावट, सजना का सजावट, बनाना का बनावट, झुकना का झुकाव, थकना का थकान, चुनना का चुनाव, खेलना का खेल। खेलना हो गया क्रिया और खेल हो गया भाववाचक संज्ञा। बांटना का बंटवारा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरीके से होता है। सबसे पहली बात तो हमें समझना कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय साथियों वे अविकारी शब्द होते हैं जिनमें क्रिया, लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता।
ठीक है। जबकि विकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें क्रिया लिंग वचन के कारण परिवर्तन हो जाता है। तो अव्यय वो शब्द होते हैं जिसमें क्रिया लिंग वचन, चाहे इसमें क्रिया बदल दो, लिंग वचन बदल दो या वचन बदल दो, लेकिन अव्यय अविकारी शब्द में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्रिया लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं। ये बात आपको अव्यय के बारे में याद रखनी है। आगे अव्यय चैप्टर आएगा, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि अव्यय क्या होते हैं, उसके भेद वगैरह मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा अव्यय से निर्माण कैसे की जाती है, तो इसमें देखिए अधिक, अधिक है अव्यय। अधिक में आप कोई भी लिंग वचन, मेरी, अधिक, कुछ भी जोड़ दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यानी अव्यय में किसी भी लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। अधिकता भाववाचक संज्ञा होगी। निकट का निकटता भाववाचक संज्ञा होगी। निकटता को क्या आप तालीम परोस सकते हो? नहीं परोस सकते। सदैव एक वचन होती है और सदैव अदृश्य होती है। दिखता भी अदृश्य है। निकटता समीपता, मना का मनाही, हाहा का हाहाकार, बहुत का बहुतायत, ये भाववाचक संज्ञा इस तरीके से बनाई जाती हैं। सबसे अब लास्ट में आया है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, यानी 5 प्रकार से बनती ना, तो 5 प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। 4 प्रकार की बात होगी, 5वें प्रकार की बात करें तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया है। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं साथियों? सर्वनाम शब्द होते हैं 11। 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। कौन कौन से? मैं, तुम, हम, ये वे, इन्हें, उन्हें, इस तरीके से जो होते हैं सर्वनाम शब्द होते हैं। टोटल सर्वनाम शब्द 11, जबकि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और आगे बात करेंगे कि सर्वनाम से अहंग, अहंग क्या है? सर्वनाम है तो अहंकार भाववाचक संज्ञा होगी। अपना सर्वनाम है तो अपनापन भाववाचक संज्ञा होगी। निज का निजत्व, निजता, और सर्व का सर्वस्व या सर्वदा, इस तरीके से हम लोग सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करा दिया क्योंकि एक पार्ट है सिलेबस का, तो इसको कराना भी महत्वपूर्ण था। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से अव्यय से, किस तरीके से सर्वनाम से, और कौन कौन सर्वनाम से किस तरीके से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने तरीकों से होता है, वो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि 5 तरीके से होता है। तो आज ये हमारा संज्ञा का पार्ट खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग सर्वनाम शुरू करेंगे। धीरे धीरे मैं आपको सारा कंप्लीट करा दूंगा। और हाँ, एक मैराथन, हर एक चैप्टर की मैराथन आएगी, वो भी 30-40 मिनट की मैराथन होगी, जिसमें संपूर्ण आपका एक चैप्टर क्लियर होगा। इसलिए चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपका हिंदी का कोर्स आपका कंप्लीट करवा दूंगा। जीएस का भी मैं आपको करवा सकता हूँ आगे चल के, जब एग्ज़ाम आएगा या एग्ज़ाम की डेट आएगी। अभी तो खैर कुछ नहीं आया एग्ज़ाम का, अभी तो एग्ज़ाम्स का एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं निकला है। जब तक एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा तब तक मैं हिंदी में आपको पूरी मदद कर दूंगा। हिंदी आपकी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आपका जो भी आने वाले चीज़ें हैं, जैसे स्टैटिक जीके के जो पार्ट हो गए, यूपी पुलिस में जो आते हैं 20 स्पेशल टॉपिक या 15 स्पेशल टॉपिक, जहाँ से इस बार क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, तो वो सब मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और 1 बाय 1 करके मैं आपको चीज़ें सीधे डिलीवर करता रहूँगा, और आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे अपडेटेड, टारगेट विद द किल।